पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51। इसके बाद पहला आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ना, ये बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जहां कल पढ़ाए थे, जो कल पढ़ाए थे वही आज भी पढ़ा रहे हैं, ताकि स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ना इसमें बस। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 में वही डेफिनेशन है, सिमिलर टू दैट इन आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन स्टेट का है वही है। आपको होता है प्रेसिडेंट है ना, उसके अलावा पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक, समझ रहे हैं। नहीं, अपने से जब नींद खुलती है ना दिक्कत नहीं होता है, तो लगता है कि नींद पूरी होगी, नींद खुली है। लेकिन अगर उसी के बाद आधे घंटे और सो जाओ और बीच में को उठा दे तो नींद कच्ची रह जाती है ना, तुम लोग मुंडिया ज्यादा हिल रही है। ठीक है, आर्टिकल 36 हो गया। इसके बाद आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में हम लोग 3 प्रकार के प्रिंसिपल्स पढ़े ना। आर्टिकल 37 अगर डिवाइड करना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल। मतलब ये प्रिंसिपल क्या है, आर्टिकल 37 इस 3 प्रकार की बातों को कहता है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, पहली बात ये बोलता है कि डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप किसी स्टेट को गवर्न करेंगे, जैसे इंडिया की बात करें, अगेन स्टेट का मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये वाला सीन नहीं, स्टेट के गवर्नेंस में डीपीएसपी का इस्तेमाल करेंगे ना, कि डीपीएसपी फॉलोड इन गवर्नेंस। क्या? डीपीएसपी फॉलोड इन गवर्नेंस। जब भी स्टेट को इसका मतलब क्या है कि डीपीएसपी को जब गवर्न किया जाएगा तो स्टेट को जब गवर्न किया जाएगा तो डीपीएसपी फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर मान लो कोई नियम बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है, नियम बनाया नहीं जा रहा है, वो तो थर्ड प्रिंसिपल हो जाएगा। कोई नियम बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है, फिर गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहती है, ठीक है, तो उस केस में डीपीएसपी से वो आइडिया ले सकती है। ये बात हम कल ही बताए थे कि अगर सरकार ऐसे बैठी रैंडमली, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के लिए क्या करे, लेकिन कुछ करना चाहती है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, डीपीएसपी उठा के पढ़ना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जो कि आजकल तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है ना। तो तीसरी बात क्या थी कि लॉ जब बनाएंगे आप तो डीपीएसपी को ध्यान में रखेंगे ना, डीपीएसपी को कंसिडरेशन में लेंगे आप। कंसिडरेशन कब? लॉ मेकिंग में, जब आप लॉ बना रहे होंगे। आपका मतलब गवर्नमेंट की बात चल रही है, स्टेट की बात चल रही है। ठीक, ये 37 और 36 हम लोग कल किए थे, 38 भी किए थे, उसको भी लिख लो, आर्टिकल 38 क्लॉज लिखे उसके। ठीक है, आर्टिकल 38 में वही आप जानते हैं कि क्या क्या क्या, हाँ, लॉ एंड मेंटेन करेगी। 3 प्रकार की जस्टिस लिखे हम लोग इसमें, लिखे हो ना जस्टिस। ठीक है, सोशल, ठीक है, तो इसमें यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी गवर्नमेंट, और जो सोशल सामाजिक न्याय है, इकोनॉमिकल आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल है ना राजनीतिक, तो सोशल, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सरकार या गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करेगी कि ये और ये चीजें फॉलो हो जाए। ठीक, डीपीएसपी के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसका 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी हर जगह पे बराबर तरीके से इंप्लीमेंटेड नहीं है। ठीक, और दूसरी वजह यह है कि डीपीएसपी के जो भी सवाल आते हैं वो एक लेवल ऊपर के ही आते हैं। बहुत सारे आर्टिकल कभी नहीं पूछे जाते, और बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो पूछे भी अगर जाएंगे तो ऊपर ऊपर पूछ लिए जाएंगे। बहुत बहुत रेयर है कि डीपीएसपी का कोई भी क्लॉज पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, फिर भी जो क्लॉज इंपॉर्टेंट उनको कर लेंगे हम लोग, क्योंकि तुम 3-4 क्लॉज, जैसे 39 के तुम 4 क्लॉज पहले जानते हो, 2 और आज कर लेंगे, 39 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखो इतना लिख लिया।
अब 39 पे आते हैं। आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है बताओ। अब समझ नहीं पा रहा तो बोल नहीं पा रहा। बोलो बोलो। आर्टिकल 39 में क्लॉज बहुत सारे हैं। आर्टिकल 39 के तुम सारे के सारे 6 क्लॉज है 39 में, ठीक है। आप लोग 4 पढ़े। आर्टिकल 39 के अगर सारे सारे क्लॉज पढ़ोगे तुम तो तुमको हर एक क्लॉज में ही समझ में आएगा कि सोसाइटी में अलग अलग क्लास के लोगों के वेलफेयर के लिए बात की गई है। जैसे आर्टिकल 39 का क्लॉज ए बताओ। ठीक है, जीवन जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर्याप्त चीज है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार उसको पूरा करेगी। ठीक। अब जीवन जीने के लिए एडिक्वेट लाइवलीहुड किसको चाहिए होगा? जो लोग कॉमन सेंस की बात है कि जो लोग बहुत अमीर है उनको, या फिर जो मिडिल क्लास और गरीब है उनको। ठीक। जो लोग ज्यादा गरीब है उनको, ठीक है, जिनमें मिडिल क्लास को भी कई पार्ट में बांट दिया गया है ना। लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ठीक है। तो लोअर मिडिल क्लास जो है टेक्निकली वही गरीब हो गए। ठीक। तो एडिक्वेट लाइवलीहुड की जो बात की जा रही है वो समाज के ऐसे क्लास के लिए बात की जा रही है, उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास डेली खाने पीने का व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है, जीवन जीने के लिए जो भी चीजें पर्याप्त है वो उनके पास नहीं, जो लोग गरीब हैं। तो यहां पर आपको समाजवादी विचारधारा दिखाई दे रही है, ठीक है, कि समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्लॉज 2 क्या है? बी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि अगर कहीं पर भी आपको कोई सरकार को, गवर्नमेंट को कहीं पर किसी चीज का भंडार मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल, बात समझ रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो कंट्रोल है वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। और बराबर का क्या मतलब है कि समाज के वो वर्ग जो रिसोर्सेस से छूट जा रहे हैं या फिर जिन तक कोई रिसोर्स नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोगों तक गवर्नमेंट रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और इक्वल तरीके से करेगी। ठीक। यहां पर भी आपको समाजवादी विचारधारा ही दिखाई देगी। ठीक, सोसाइटी का डेवलपमेंट। क्लॉज सी बताओ। नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसमें भी अगेन वही चीज है, धन का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। पैसा, गोल्ड, है ना, या फिर कोई मिनरल, मतलब नॉट मिनरल, एक ऐसी संपत्ति है ना, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, स्टैटिक डायनामिक प्रॉपर्टी होती है ना। पैसा जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है मार्केट में, तो वो डायनामिक हो गया। लेकिन जमीन रुकी होती है तो स्टैटिक संपत्ति है ना, ठीक है, अचल संपत्ति। तो अगर किसी एक के पास, जैसे स्टार्टिंग में लैंड रिफॉर्म लॉ इसलिए तो लाया गया कि किसी एक के पास जमीन का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, जमीन का बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन ना रह पाए, उसको हम लोग डिवाइड कर पाए बहुत सारे लोगों को। तो ये जो क्लॉज डी, क्लॉज सी हो गया, ये क्लॉज डी बताओ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ये वाली बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाली बात के ऊपर आपको क्या कहते हैं, डीपीएसपी में और भी आर्टिकल्स में तुमको देखने को मिलेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का क्या मतलब है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, ये दोनों 5 घंटे काम कर रहे हैं, समझो इस बात को, अगर एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है, ये दोनों 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को बराबर पैसा मिले, इसका ये मतलब नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल टाइप ऑफ वर्क, ये सही बात है। अगर तुम ईटा ढो रहे हो, एक और इंसान ईटा ढो रहा है, कोई मेल और कोई फीमेल ईटा ढोने का काम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर वो 5-5 घंटे काम कर रहे हैं तो दोनों के दोनों को बराबर पैसा देना, यही कहता है आर्टिकल 39 में 6 क्लॉज है, 6 कंप्लीट करेंगे ना। आर्टिकल 39 में 6 क्लॉज है। अच्छा, आर्टिकल 39 किस बारे में बात करता है? इट सिक्योर्स द सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर रिफॉर्म्स। ठीक है, स्टेट जो है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा लोगों को, या फिर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय द स्टेट। अब इसमें 6 क्लॉज है टोटल, तुम 4 जानते हो तो हम पहले 4 लिख दे रहे हैं। क्लॉज ए, ध्यान रखना, ई एफ। पहला वाला क्या बोलता है? सिर्फ वर्ड में लिखेंगे, बाकी समझ लेंगे, क्योंकि तुमको उन्हीं कीवर्ड से याद रखना ना। एडिक्वेट लाइवलीहुड,
दूसरा क्या है? नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मत समझ लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए ना, आपको इक्वल बोलना पड़ेगा वहां पर, ठीक। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं कहीं पर ये मटेरियल रिसोर्सेज लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर। मैं जैसे मान लो कोयला ही मान लो, ठीक है, किसी एक जगह पर कोयले की बहुत जरूरत है और किसी दूसरे राज्य में कोयला बहुत ज्यादा ऐसे माइनिंग से प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य में कोयला ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये वाला सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल रिसोर्स क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो स्टेट है, एंटायर कंट्री, उसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक जगह अगर चीजें जरूरत से ज्यादा है तो वो भी खराब होगी, वेस्ट होगी वहां पर, तो उससे अच्छा है कि उसको वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दो जहां पर उसकी जरूरत है, अपने यहाँ काम में रख लो। दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। उसके बाद नो कॉन्सेंट्रेशन, नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का जमावड़ा किसी एक जगह पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखने के लिए यहाँ पर एडिक्वेट से याद रखेंगे, यहाँ पर डी उलट दीजिए बी को, और एक सी पर कॉन्सेंट्रेशन। डी, इसको याद है, दो, एक मजदूर काम कर रहा है, बोलेगा दो हमको भी बराबर पैसा दो। दो लोग काम कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। अगर मेल काम किया 5 घंटे के लिए और वही काम एक फीमेल करती है 5 घंटे के लिए, मेल को पैसा ज्यादा दे दिया गया 5,000 रुपए, फीमेल को 3,000 दे दिया गया, तो फीमेल चिल्लाएगी उस पर, बोलेगी नहीं दो, हमको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो मेरा बच रहा है वो भी दो। तो डी से याद रखिएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब एक बात समझो, डी के बाद जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स स्पेसिफिक हो जाते हैं किसी एक वर्ग के लिए। जैसे डी वाला जो है तुमको समझ लेबर्स के लिए है एक तरीके से, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ई, जो आर्टिकल ई है वो भी लेबर्स के लिए है, ये उनके प्रोटेक्शन ऑफ लेबर है। अब प्रोटेक्शन ऑफ लेबर मतलब क्या, लेबर को किस चीज का प्रोटेक्शन चाहिए, तो दो चीज होगा, एक स्ट्रेंथ, उनकी क्षमता कम ना हो, मतलब जरूरत से ज्यादा काम मत करवाइए, ठीक। उनको एक मिनिमम वेजेस दीजिए जिसके वजह से वो जो काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि काम आप उसे ज्यादा ले रहे हैं और पैसा उनको कम दे रहे हैं, ताकि वो अपना नीड फुलफिल ना कर पाए, जिसकी वजह से वो आगे चल के कुछ टाइम बाद काम करने के योग्य ही ना रह जाए। मतलब अगर एक इंसान को तुम इतना वेज प्रोवाइड कर रहे हो जिससे वो खाना खा ले रहा है, लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ गया या वो खुद बीमार पड़ गया, तो मेडिकल सप्लीमेंट के लिए उसके पास दवा ही नहीं है, तो फिर वो आगे काम नहीं कर पाएगा। तो ई में है, कहेंगे तो इसको प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स या लेबर्स, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, वर्कर लेबर, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर। लेकिन इसमें दो चीजों का प्रोटेक्शन स्पेसिफाई किया गया है, एक तो उनका हेल्थ ठीक होना चाहिए और दूसरा स्ट्रेंथ। दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हेल्थ ठीक रहेगा तो स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी, या फिर अगर स्ट्रेंथ घट रही है इसका मतलब हेल्थ घट रहा है, ठीक। और एफ जो है वो बच्चों के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की बात करता है। 39 का ई अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो, 39 का ई बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर। ये कौन से वर्कर है, रिलेट करने के लिए ध्यान रख लो जो डी में जिनकी चर्चा हो रही थी। डी में जो वर्कर हैं जिनको इक्वल पे आप ग्रांट कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक, उसको अगर आप इक्वल पे ग्रांट कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि वो वर्क कर रहा है, और वो वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वर्कर है। तो यहां से रिलेट कर लो ई वाला कि वर्कर है, तो फिर नेक्स्ट में उसका प्रोटेक्शन, कौन सा प्रोटेक्शन, उसके हेल्थ की प्रोटेक्शन, मतलब कि आप कोई ऐसा काम उससे नहीं करवाइए, सरकार इस बात का ध्यान देगी कि लोगों को ऐसे काम में न ढकेले जो काम जानलेवा हो। समझ रहे हो, जैसे कि जब कोयले की माइनिंग होती है, कोयले की खुदाई होती है, तो कई बार वहां जहरीली गैसें निकलती है ना। तो अब जब जहरीली गैस निकल रही है तो लोग वहां मर जाएंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि वहां का कोयला ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, खनते 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 जमीन के बहुत अंदर चले गए, अगर मान लो वहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अब ऑक्सीजन की कमी पड़ने की वजह से वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपको पता है ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो जहरीली जानलेवा होती है। अब उनको माइन में से निकलने में बहुत समय लग जाएगा ना, एक तो ऑक्सीजन नहीं है तो इनहेल करने में दिक्कत, ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की जगह तुम पूरा उसी को लोगे तो दिक्कत वो करेगा ही। और माइन में ऐसा नहीं होता है कि आप माइन में बस चुटकी बजाय 1 मिनट दौड़ के बाहर आ गए, है ना। माइन कई कई किलोमीटर गहरी होती है। नहीं, सिलेंडर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन क्या, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो इन सबों से बचाने के लिए सरकार कुछ काम करेगी, समझ गए। अब अगेन ये आपका फंडामेंटल राइट तो है नहीं,
सरकार जहां प्रोवाइड करा पाएगी प्रोटेक्शन वहां प्रोवाइड कराएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जहां कर सकते हैं वहां तो करिए। ये वाला सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, अरे छोड़ो जाने दो, दो मरेंगे फिर चार और आएंगे, ये सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको लिखा गया है कि क्योंकि देखो लेबर जो होते हैं, जो लो वेज लेबर्स होते हैं, जिनको जो कम पैसे पर काम करते हैं, वो लो वेज लेबर के साथ ही इन आर्टिकल को एसोसिएट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो लोग हाई वेजेस लेबर है या फिर जिनकी इनकम ज्यादा है, वो ऐसे हजार्डस डेंजरस काम करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? अगर तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे घर में अगर कोई डेंजर काम, मान लो तुम्हारे घर में सांप निकल आया, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम या तो कोई सपेरे को बुलाओ, जो स्नेक मैन होता है ना, सांप पकड़ते हैं, स्नेक मैन क्या बोलते हैं उसको, शायद जो ही बोलते होंगे, सर्पमित्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? तो उनको बुलाओगे तुम फोन करके, वो लोग सरकार की तरफ से भी आते हैं, प्राइवेट लोग भी होते हैं, तो वो सांप पकड़ के ले जाएंगे। अगर तुमको डर लग रहा है और तुम स्नेक मैन को नहीं बुला रहे, तुम क्या करोगे? अपने लोकेलिटी में से किसी गरीब को देखोगे, उस गरीब को बुला लोगे और तुम क्या बोलोगे कि हम आपको 100 रुपए दे देंगे, सांप पकड़ दीजिए, मेरे घर में सांप है। अब ये डेंजर काम है, तो उसमें क्यों देख रहे हो? रह के उसमें से जो देखेगा वो देखेगा, घर पे देखना, इसको यहां मत देखो। देखो कौन वाला कहने के पहले देख रहे हैं, कौन कहने के बाद देख रहे हैं, ठीक है? तो समझो, जो डेंजर काम होगा उसको आप खुद हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके नजर में आपकी वैल्यू ज्यादा है और जो गरीब है उसके नजर में खाने की वैल्यू ज्यादा है। वो सोचेगा चलो ठीक है, काटेगा देखा जाएगा, लेकिन अगर नहीं काटेगा तो पैसा मिल जाएगा, क्या ही करना है, सांप पकड़ना है। वो तुमसे बोलेगा भैया 500 रुपए देंगे तब पकड़ेंगे। अब तुम्हारी मजबूरी है वहां पर, तो 500 देगी ना, आगे 500 600 की बात ही, काम डेंजर है। अब यू आर नॉट द स्टेट, आप एक स्टेट नहीं है और सरकार को ये बात पता नहीं कि आप किसी अगल बगल के गरीब से ऐसा काम करवा रहे हैं। तो सरकार ऐसा ना कर सके, इसलिए संविधान में चीज लिखी गई कि सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि जो वर्कर्स है, जो लेबर्स है, उनको प्रोटेक्शन ग्रांट करेगी। स्पेसिफिकली देखो, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? दो चीजें, हेल्थ और आपकी क्षमता, ये दोनों कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हेल्थ और ये क्षमता, समझ गए? ठीक है। और एफ में आता है चाइल्ड प्रोटेक्शन। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? तो पहले तो ये समझ लो कि चाइल्ड का जो प्रोटेक्शन करोगे उसमें दो तीन बातें आ जाती हैं। बच्चे अगर डेवलप कर रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट विथ डिग्निटी होना चाहिए, समझ गए? मतलब अगेन ये बच्चों के फंडामेंटल राइट पे नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा प्रयास करेगी, जैसे मान लो कि मिड डे मील जानते हैं, मिड डे मील है ना, बच्चों के बारे में संविधान में कई जगह लिखा गया है। तो बच्चे अगर डेवलप कर रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट में डिग्निटी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई अनाथालय में बच्चा पल रहा है तो उसको अनाथालय वाले मारेंगे पीटेंगे, उससे रोज एक ही बच्चे से बर्तन धुलाएंगे, है ना, किसी बच्चे को कोई बात लेकर के आप खराब नहीं कह सकते, ये सारी चीजें इसमें डिस्कार्ड की गई और इसका सरकार स्पेसिफिकली ध्यान रखेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक चाय की दुकान है, उस चाय की दुकान पे एक पुलिस वाला बैठ के चाय पी रहा है और उसी चाय की दुकान पे छोटा बच्चा काम कर रहा है, ठीक, तो पुलिस वाला अगर उससे, हालांकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि काम कब कर सकते हैं आप, ठीक, स्कूल टाइम में आप काम नहीं करेंगे, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है, आप पेरेंट्स के कंसेंट पे काम करेंगे कि नहीं काम करेंगे, ठीक है, डेंजरस काम नहीं करेंगे। फिर लास्ट में एक एक्ट है जो बोला कि बच्चे काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। फैमिली बिजनेस का एक अलग से बताएगी, फैमिली बिजनेस काम कर सकते हैं लेकिन स्कूल टाइम पर काम नहीं करेंगे और 7-8 बजे से पहले उनको घर भेज देना, ठीक। तो अगर मान लो कि एक बच्चा चाय की दुकान पे काम कर रहा है, उसके पिताजी की चाय की दुकान है, छोटा सा बच्चा है, मान लो 12-13 साल का है, आजकल के 12-13 साल के बच्चे कूद जाते हैं बड़े जाने, मान लो 12-13 साल का है, अब वो चाय की दुकान पे काम कर रहा है, ठीक। अब वहां पर एक पुलिस वाला चाय पीने के लिए गया, अब वो उसको बदतमीजी बुलाया, है ना, हरे तरीके करके उसको बुलाया चाय वाले को, तो वो बच्चा चाय लेकर के आया। अब मान लो गलती से वो चाय गिर गया, छलक गया थोड़ा सा, कई बार क्योंकि पूर्वा में चाय लोग चाय छलक जाता है, वो चाय रखा और चाय छलक गया, अब पुलिस वाले को 2 थप्पड़ मार दिया। पुलिस वाले ने, मान लो कोई आम आदमी भी है, वो भी वही उसको मार दिया, लेकिन आज के डेट में पुलिस वाला बोलना ज्यादा बढ़िया है ना, दिल्ली का सीन क्रिएट हुआ है। तो अगर मान लो कोई आम आदमी उसको मार दिया तो वो नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अपना काम कर रहा है और वो डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए उसकी, क्योंकि वो एक बच्चा है, इसलिए आप उससे गलत व्यवहार नहीं कर सकते। और इसका ध्यान किसको रखना है? स्टेट को, गवर्नमेंट को ध्यान रखना है, समझ गए? तो इसमें 2-3 चीजें हैं, क्या क्या है? एक तो डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ढंग से होना, सरकार ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाए कि बच्चे का डेवलपमेंट ढंग से हो। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे का हेल्थ, समझ रहे हो, बच्चे का जो हेल्थ है वो ढंग से। और तीसरी बात, बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है,
एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे घर में अगर इनलीगल तरीके से तुम एक बच्चे से काम करवा रहे हो पैसा दे करके, तो किसी बच्चे को रखो कि आओ मेरे यहाँ काम करो, 10,000 रुपये ले लेना हर महीने, ठीक। और क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो उससे 20-20 घंटे काम करवा रहे हो, 4 घंटे सुला रहे हो अपने घर में और 20 घंटे जब सुबह उठ रहे हो बच्चे, तो तुम उससे काम करना स्टार्ट कर रहे हो। तुम्हारे घर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बर्तन धुल रहा है, खाना बना रहा है, मतलब लड़का लड़की जो भी है खाना बना रहा है। मतलब अगेन एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ काम करने में नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर सिर्फ काम करने में हो रहा है और किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन करने का मतलब होता है अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, मान लो स्कूल में होमवर्क दिया गया, सारे बच्चों को बराबर होमवर्क दिया गया, एक बच्चे को ज्यादा होमवर्क दिया गया, तो आप बच्चे के बचपने का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। बच्चों को अनलिमिटेड होमवर्क नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका प्रावधान नहीं है कि आप बच्चों को कितना होमवर्क दे सकते हैं। समझ रहे हो मेरे बात को? बच्चा कितने घंटे घर पे पढ़ाई करे, अगर तुम बच्चे को इतना होमवर्क दे दोगे कि बच्चा आउटडोर गेम खेले ही ना, बच्चा पहले समय ना निकाले, मेंटली रेस्ट ही ना करेंगे, तो ये भी गलत है। ये भी एक प्रकार से बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉइटेशन ही है। एक बहुत बड़े घर का बच्चा है, लेकिन वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से इतना ज्यादा वर्क मिल जा रहा है उसको कि वो दिन भर पढ़ाई में लगा रह रहा है, वो कुछ और कर नहीं पा रहे। और क्यों लगा रहे कि उसको डर है कि अगले दिन स्कूल में जाएंगे तो फिर मार खाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन है, इस पर भी गवर्नमेंट ध्यान देगी। एनसीईआरटी में से चैप्टर्स कट रहे हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कम किया जा रहा है ना? क्यों कम किया जा रहा है? क्वेश्चन कम किया जा रहा है, क्यों कम किया जा रहा है? ताकि बच्चे को लोड ना हो। सीबीएसई जो कहती है ना कि क्या कहते हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो कुछ करना चाहिए, नीट के चक्कर में सुसाइड कुछ करना चाहिए, तो अगेन ये भी उसी का कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ एक रूप है कि सिलेबस घट रहा है। सिलेबस घटने का रीजन क्या दिया जाता है? मोरल ग्राउंड पर, नैतिक आधार पर रीजन क्या दिया जाता है सिलेबस कम होने का? कि सिलेबस कम रहेगा तो बच्चों का बर्डन कम रहेगा, और जो सिलेबस रहेगा पेपर वहीं से आएगा। अगर पेपर वहां से आ रहा है तो फिर बच्चों को उतना टेंशन लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो फिर भी करेंगे आप, लेकिन अगेन इतना सारा सिलेबस है ना। अब तुम ये मत समझना कि 11th-12th का बहुत सारा कट जाए चैप्टर, ठीक है? नहीं, बच्चों की बात चल रही है। 9th-10th के बच्चे बच्चे ही होते हैं टेक्निकली, वो अपने आप को बड़ा समझ ले, वो अलग बात है। 9th-10th कितने साल के होते हो यार? 13 साल 14 साल, यही ना होता होगा इस 9th-10th में, यही होता है 9th-10th में, ठीक है? कुछ कुछ बच्चे 15 साल 16 साल में 12 पास कर लेते हैं, कुछ 17 साल में 12 पास करते हैं, है ना? कुछ अगर लेट है तो 18 में 12 पास कर लेते हैं, हम 20 में 12 पास किए, ठीक है? मतलब अगेन तो ये 6 क्लॉज हो गए आर्टिकल 39 के, समझ गए? इसको ऐसे ही लिखोगे अगर तो समझ जाओगे, इसको ऐसे लिखो, लिखो लिखो, लिखो। कोई बात नहीं, चलो हेडिंग लिखो आर्टिकल 39 ए। आर्टिकल 39 ए ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक? इसको ऐड किया गया बाद में ना। तो पहली बात तो इसको ऐड कब किया गया? एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ईयर बताइए 1976। इसमें बहुत कुछ हुआ है, ठीक है? इसको ऐड क्यों किया गया था? बेसिकली देखो, अभी हम लोग जो भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे सोसाइटी से रिलेशन रखेंगे। सोसाइटी से रिलेशन कैसे रखेंगे? कि इसमें दो बातें कही गई बेसिकली ना। पहली बात कही गई कि इक्वल जस्टिस ग्रांट हो, इक्वल जस्टिस, और जो दूसरी बात कही गई वो कही गई फ्री लीगल एड की। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इक्वल जस्टिस की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अगर मान लो कोई गरीब इंसान है, ठीक, उसको केस लड़ना है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, मतलब ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका सेक्शन जो है वो इकोनॉमिकली कमजोर है, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, पैसे की कमी है उसके पास, तो वो लॉयर को हायर नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो लोग प्राइवेट लॉयर्स होते हैं वो जी जान लाए केस लड़ते हैं। कुछ गवर्नमेंट लॉयर ऐसे हैं जो केस को जेन्युइन बेसिस पे लड़ते हैं ढंग से, लेकिन कुछ गवर्नमेंट लॉयर ऐसे भी हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम तुमसे 2 दिन पहले ही बताए थे कि कुछ गवर्नमेंट लॉयर ऐसे होते हैं जिनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि मतलब केस जीते हैं हारे कोई बात नहीं, वो अपना ट्राई करते हैं। लेकिन प्राइवेट लॉयर का ये सीन होता है कि हमको केस जीतना है क्योंकि सामने वाला हमको ज्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है? और अगर गवर्नमेंट लॉयर भी अपने वाले पर आ जाता है तो वो भी जीतना लायक केस लड़ देता है फिर, ठीक है? तो लोगों का ज्यादातर भरोसा धीरे 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 ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। जैसे तुम देखो, अगर तुम बीमार पड़ते हो तो एक होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक, कितने लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? जानते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी बहुत सारी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीनें हैं उपलब्ध, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर चीज की सुविधा है, चीजें सस्ती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंप्लीमेंटेशन उतनी जल्दी नहीं हो पाता जितनी जल्दी होना चाहिए। क्योंकि जो लोग एक कॉमन सेंस की बात है कि अस्पताल में ना ही मोदी आएंगे तो हमको सुई लगाने के लिए, ना ही राहुल गांधी आएंगे, है ना, सुई लगाने के लिए नर्स आएगी, और वहां 24 घंटे किसी न किसी को रहना होता है इमरजेंसी केस के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है? दिक्कत ये हो जाती है कि तुम अगर किसी को एडमिट करवाए, ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, तुम किसी को एडमिट करवाए, मेरा छोटा भाई बीमार था आकाश, अगर तुम किसी को एडमिट कराए तो तुमको जाना पड़ेगा पहले बुलाने के लिए कि जो, मतलब जैसे पानी खत्म हो गया ना, वो जो पानी चढ़ता है, पानी खत्म हो गया, अब तुम खुद से तो बदलोगे नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत होगी तो पता है फिर तो तुम ही को ब्लेम करेंगे कि क्यों छुए तुम उसको, छुए तुम डब्बा क्यों। तो अब तुम अगर बुलाने जाओगे नर्स को या वार्ड बॉय को, जो भी वहां प्रेजेंट है, तो वो कहीं कोने में सोता मिलेगा तुमको, या फिर वो नर्स है वो गायब हो जाएगी। नर्सों की ड्यूटी रात को भी लगती है, प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, रात को भी ड्यूटी लगती है। लेकिन अब आगे यही बात है कि वहां नर्स नहीं मिलेगी तुमको सही टाइम पे, वार्ड बॉय नहीं मिलेगा। अगर वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है तब तो ठीक है, वहां पे डेली समीक्षा के लिए कोई ना कोई आ रहा है, दिन में रात में, कभी कोई एमएलए आ गया, विधायक, कभी डीएम आ गए, कभी एसडीएम आ गए, कभी कोई भी चेक करने के लिए आ गया, तब तो ठीक है, लोग डर रहे होते हैं कि यहाँ कोई जाएगा। लेकिन अगर लोग चेक करने के लिए नहीं आते तो बड़े बड़े जिला अस्पतालों का हाल बहुत खराब है, ठीक है, यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। तो लोगों का भरोसा हट गया धीरे धीरे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग नहीं जाते हैं जिन लोगों के पास पैसे की बहुत दिक्कत है, जो लोग आज भी, लेकिन आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोगों से भरा हुआ पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो कहीं ना कहीं से किसी से बोल के, अपने संबंधी रिश्तेदार से बोल के सोर्स लगवाते हैं कि भैया उनसे फोन कर दीजिए तो बेड मिल जाएगा। बीएचयू का हाल देख लो, बीएचयू में बेड मिलना मुश्किल होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए या फिर किसी कोई बीमार पड़ जाए तो बीएचयू में जल्दी बेड नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सोर्स लगाते हैं, जानते हो, सही बात है ना। कुछ लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं कि बीएचयू मेरा सोर्स से काम नहीं होगा, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिक्कत ये है ना कि वहां पे जो लोग गरीब हो वही जाते हैं। एमआरआई का डेटा आएगा 6 महीने बाद, दिमाग में दिक्कत आज है, एमआरआई होगा 6 महीने के बाद, तब तक दिमाग ही खत्म हो जाएगा, दिक्कत दूर की बात है। वही सेम केस है लॉयर्स के साथ। प्राइवेट लॉयर ज्यादातर जो होते हैं वो बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जो गरीब है उसको लॉयर ही नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा नहीं कि सरकारी लॉयर खाली बैठे हुए हैं, उनके पास भी सबके उसको कोई केस होता है। तो अगर मान लो तुम गरीब हो और तुम्हारे ऊपर एक केस कोई कर दिया, आप तुमको केस लड़ना है, तो तुम वकील कहां से ढूंढोगे? तो इसी को देखते हुए इसको ऐड किया गया कि ठीक है, अगर आपको केस लड़ना है तो सरकार से आप अपील करिए, या फिर कोर्ट में आप जाइए, जज से अपील करिए, केस का डेट आएगा कोई ना कोई, उस डेट पे जाइए आप अपील करिए। तुम लोग यूट्यूब पे कभी ना कभी देखे होंगे, है ना, कि लोग अपील करते हैं तो फिर जो जज होता है वो ग्रांट करता है कि अच्छा ठीक है आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपका हेल्प कर देंगे। तो उस केस में आपको, अब बात यह कि सर किसको किसको ये हेल्प मिल सकती है वकील वाले, तो किसी को मिल सकती है। तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, या फिर तुम कोई और जेंडर से बिलोंग करते हो, या फिर तुम जेल में बंद हो, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, या फिर अभी रिसेंट में कुछ, मतलब अगर कोई घटना घटी वो अभी तक केस में गई, कोर्ट में गई नहीं है, फिर भी तुमको लग रहा है कि नहीं हमको केस करना चाहिए, तो भी तुम सरकार से अपील कर सकते हो कि मेरे साथ गलत हुआ। सरकार मतलब जज से अपील कर सकते हो कोर्ट में जाकर के, और स्टेट से भी अपील कर सकते हो कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, हम इस पर केस करना चाहते हैं, केस लड़ना चाहते हैं, हमको एक वकील चाहिए। तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगेन देखो, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना कि तुम सर नहीं चाहिए ही चाहिए, जाके कोर्ट में केस कर दो, वकील है ही नहीं, जाके कोर्ट में केस कर दो, सरकार वकील नहीं दे रही हमको, ये राइट नहीं है, ठीक है। सरकार ऐसा प्रयास करेगी, ठीक है, और अगर आपका जेन्युइन केस होता है तो वकील मिल जाते हैं आपको, जज जो होता है वो आपको एक वकील अलॉट कर देगा, ऐसा होता है। बोलते हैं थोड़ा देख लीजिए, आप लोग देख करके कोई लोग केस दे लीजिए, लड़ लीजिए, ठीक है। तो दिस इज फ्री लीगल एड, समझ गए, ठीक है। फ्री मतलब मुफ्त, लीगल मतलब मुफ्त कानूनी सहायता। अब कानूनी सहायता का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं निकला कि वकील ही, हाँ वकील ही। अरे देखो बात यह किस किस चीज में और किसी में कानूनी सहायता चाहिए तुमको।
अगर तुमको तुम्हारा कोई केस है, तुमको समझ नहीं आ रहा कि इस केस का क्या होना चाहिए, तो तुम जाओ कोर्ट में, कि सरकारी वकील से मिलो, बोलो कि भैया मेरा केस समझा दीजिए। अगर वो व्यस्त रहेगा तो किसी को रेफर करेगा, चाहे इनके पास चले जाइए आप, लोकल लेवल पे बात करके काम बन जाएगा तुम्हारा। नहीं तो फिर तुम उसके लिए कंप्लेन करो कि हमको दिक्कत आ रही है। तुम अगर अपने केस का डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हो कहीं पर, मान लो किसी कोर्ट में गए, अभी तुम्हारे केस का डेट नहीं आया है, तुम किसी कोर्ट में गए, तुम वहां पर बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा केस क्या है, क्या क्या मेरे खिलाफ सब धाराएं लगा दी गई हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझा दीजिए। तो वहां तो कोई नहीं समझाएगा, कि हर आदमी व्यस्त अपने काम में। लेकिन जिस दिन तुम्हारे केस का डेट आएगा कोर्ट में, उस दिन तुम जाओ और सीधे तुम जज से अपील करो कि सर हमको पता ही नहीं केस में धाराएं कौन सी है, मेरे पास वकील नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, आप हेल्प करिए। तो फिर जज की जिम्मेदारी बनती है कि जज आपका हेल्प करेगा, एड है ना, सहायता करेगा, और वो फिर एक नेक्स्ट डेट देगा आपको कि ठीक है हम आपको एक वकील ग्रांट करवा दे रहे हैं, ये आपका हेल्प कर देंगे, समझे। लेकिन ध्यान रखना कि इट इज नॉट अ मैंडेशन, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि मतलब मिल ही जाए, लेकिन हर संभव प्रयास जज करता है कि ऐसा हो जाए साथ, क्योंकि जज वहां बैठे ही न्याय देने के लिए, है ना। आप पुलिस के पास जाते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, पुलिस के पास जाते हैं, आप पूछते हैं कि सर हमको कोई कानूनी सलाह चाहिए, जो पुलिस के अंडर में होगा, जो उसके नॉलेज में होगा, आपको बता देगा। तुम पुलिस से बोलो सर हमको, तुमको नहीं पता एफआईआर कैसे करना है, कोई दिक्कत हो गई, रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, या फिर घर में कोई मैटर हो गया, रिश्तेदार के साथ कोई मैटर हो गया, या फिर पड़ोसी से कुछ मैटर हो गया, फिर कहीं और किसी और का मैटर हो गया जहां तुम देख रहे हो और तुम जानना चाहते हो कि अब आगे क्या करना है, तुम पुलिस के पास जाओ, पुलिस स्टेशन में जो भी इंसान खाली उसके पास जाकर के पूछो कि सर हमको एफआईआर करना है, किस क्या प्रोसीजर है उसका, तो बताएगा ठीक है पहले आप कंप्लेंट डाल दीजिए, हम जाकर थोड़ा देख लेते हैं। तो तुम बोला नहीं सर कंप्लेन नहीं, हमको एफआईआर ही करना है ताकि आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, तुमको बताएगा वो पूरा प्रोसीजर आराम से। ठीक है, ये जिम्मेदारी है उन लोगों की, नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसा वो करें। आप लोगों को उस ज्ञान से अनभिज्ञ ना रखें, आपको बताया जाएगा। तो दिस इज आर्टिकल 39A, समझ गए। ठीक है, आर्टिकल 30 इक्वल जस्टिस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मान लो किसी के पास वकील ही नहीं है और किसी का वकील है स्ट्रांग, अब तुम्हारे पास वकील नहीं है, और अगर मान लो आर्टिकल 39 इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, तो तुम खुद ही अपने केस लड़ने के लिए खड़े हो जाते, तुमको कुछ आता जाता है नहीं, तो फिर क्या होता, सामने वाला जो वकील है वो कई सारे छोटे मोटे बातों को भी बड़ा बना के वहां पे सामने रख देगा, और तुम उसकी बातों काट नहीं पाओगे, अपना पॉइंट ही तुम स्ट्रांगली नहीं रख पाओगे, तो उसके साथ तुम्हारा केस जो है वो वीक हो गया। तो हो सकता है कि जो जस्टिस तुमको मिलना चाहिए था वो तुमको नहीं मिला, है ना। तो इक्वल जस्टिस मिल पाए लोगों को, इसलिए इस आर्टिकल को ऐड किया गया है। और इक्वल जस्टिस कैसे मिलेगा, उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी बातों पर डिपेंड करता है इक्वल जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। जिससे एक बात ये, अगर आपको कानूनी सहायता दी जाएगी तो आप पहले अपने केस को समझ पाएंगे और कोई सही आदमी को ढूंढ पाएंगे उसका एनालिसिस करके केस लड़ने के लिए। ओके, नोट करो, बस ऐसे ही नोट कर लो। आर्टिकल 40 हल्का सा पहले तो पढ़ा ही हुआ है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है यहाँ। आर्टिकल 40 आज थोड़ा सा डीपीएससी के हिसाब से पढ़ लेते हैं, बात वही है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब आपका देश, स्टेट या गवर्नमेंट शैल ट्राई टू प्रोवाइड बेसिक इंस्टीट्यूशंस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो स्टेट है वो ऐसा प्रयास करेगा कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए, ठीक है, गांव गांव में, जिसकी वजह से क्या होगा कि गांव गांव में डेवलपमेंट हो पाएगा। समझ गए, ठीक है। गांधी जी इसके फेवर में थे। फेवर का मतलब कि गांधी जी का भी ऐसा मानना था कि गांव गांव में ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहिए जिसकी वजह से हर गांव का ग्रामीण विकास हो सके। ठीक, गांधीयन प्रिंसिपल में हम लोग इस आर्टिकल में लिखे हुए। ठीक, तो पहली बात तो ये कि ये पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, इसी को आप कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल
अब ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड, इसका मतलब है कि जो विचारधारा या फिर जो थॉट और आइडिया आर्टिकल 40 का है, वही थॉट और आइडिया गांधी जी का भी था। ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के विचारधारा की वजह से इस आर्टिकल को जोड़ा गया है, और ऐसा भी नहीं है कि इस आर्टिकल में ये बात लिखी है इसलिए गांधी जी ऐसा सोचते थे। समझ गए मेरे बात को? ठीक है। तो गांधी जी की विचारधारा ऐसी थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिससे गांव गांव का एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन बी आर अंबेडकर इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। बी आर अंबेडकर बोलते थे कि नहीं, इससे क्या होगा कि गलत लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा चला जाएगा। जैसे कुछ कुछ हद तक तुमको कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो कल बात कर रहे थे कि पूरे गांव में एक ग्राम प्रधान का घर देख लो और बाकी लोगों का घर देख लो। अगेन ये हर जगह नहीं है, लेकिन कहां कहां है तुमको पता ही होगा। ठीक है, कुछ प्रधान बहुत अच्छे होंगे, है ना। जैसे कि हम अपने गांव के एक प्रधान को जानते हैं, वो अभी प्रधान नहीं है, पहले प्रधान थे। अब अभी का तो हम गांव से दूर ही रहते, तो हमको पता ही नहीं अभी क्या सीन है। मेरे गांव में प्रधान थे, वो बहुत अच्छे प्रधान थे। ठीक है, गांव में जो प्रधान की सीट आती है तो तुमको पता है ना कि उसमें भी रिजर्वेशन होता है कि कभी सीट सिर्फ जनरल के लिए आएगी, कभी सीट सिर्फ महिलाओं के लिए आएगी। तो जब जनरल के लिए सीट आती है तो उस केस में सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लोग पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। जब सीट महिलाओं के लिए आएगी तो सिर्फ महिलाएं लड़ पाती हैं। लेकिन वहां पर एक पोस्ट आ गया प्रधानपति, है ना, कि मतलब ऐसे पोस्टर बनेगा इतना बड़ा सा, उस पे जो महिला है उसकी फोटो इतनी छोटी सी और प्रधान बड़ी इतने बड़े। ठीक है, प्रधानपति। प्रधानपति का कोई भी लीगल ऑफिशियल पावर नहीं है, वो अपना पावर दिखाते हैं प्रधान पत्नी के ऊपर। ठीक है, मतलब तुम लोग पंचायत वेब सीरीज देखे हो, कुछ लोग है ना, देखना उसको, है ना। इट इज अ वेरी गुड वेब सीरीज, आप इसको परिवार के साथ देख सकते हैं। ठीक है, वो अच्छी सीरीज है। उसमें यही दिखाया है, तो उसमें की जो मतलब प्रधानी रहती है, वो कुछ कुछ काम वो करती हैं, इज्जत रहती है, लेकिन उनके जो पति रहते हैं, ठीक है, प्रधान जी, वो ज्यादा काम कर देते थे। एक दिन डीएम आ जाती है ना, डीएम। वो डीएम बहुत सुनाती है इनको, प्रधान जी को, कि आपकी पत्नी कहाँ है? आप प्रधान? बोलते हैं नहीं मैं प्रधानपति। तो प्रधानपति क्या होता है? समझ रहे हो? मतलब अरे आप अपने पत्नी के पति नहीं, आप प्रधानपति हैं। ठीक है, क्या मतलब राष्ट्रपति हो गया तो आप प्रधानपति हो गए। तो प्रधानपति जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक वाहियात बात है। लेकिन लोग इसी चक्कर में अपना फोटो छपवा देते हैं। अब देखो, उसके पीछे उनका एक लॉजिक ये होता है कि गांव में औरतों को लोग कम जानते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, गांव में औरतों को, आज भी कई गांव में ऐसा होता है कि औरतों को निकलने कम दिया जाता है। ठीक, अब जो औरत गांव में निकलेगी ही नहीं, वो औरत चुनाव क्या लड़ेगी? हाँ, जीत कैसे जाएंगी? हाँ, वही 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 कह रहे हैं कि मतलब निकलेगी नहीं बाहर तो लोग उसको जानेंगे ही नहीं, तो उसकी फोटो लोग पहचानेंगे ही नहीं। तो जो आदमी लोग होते हैं, मतलब गांव में जो ऑलरेडी प्रधान रह चुके होते हैं, फिर जो बहुत फेमस लोग होते हैं, है ना। अब देखो, एक गरीब चुनाव लड़के जीत जाए, ये असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है, क्योंकि चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, चुनाव में लोगों को मतलब बहुत सारा अलग डिप्लोमेसी है चुनाव का। तो जो आदमी काफी फेमस है गांव में, या फिर जो आदमी पावरफुल है गांव में, या फिर जो ऐसा आदमी है जो पहले प्रधान रह चुका है या किसी और पावरफुल पोस्ट पे रह चुका है, वो बोलता है अपने पति से कि सुनो एक काम करो, तुम चुनाव में उठ जाओ, तो हमारी फोटो से लोग पहचानेंगे कैसे? हमको तो कोई जन्म नहीं करता, हम जाते। बोले तुम्हारी फोटो टेंशन नहीं है, अपनी फोटो के साथ मेरी इतनी बड़ी फोटो लगवा देंगे तुम्हारी फोटो के साथ, तो मेरे वजह से तुमको पहचान जाएंगे और तुम चुनाव जीत जाओगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट देते हैं प्रधानपति के नाम पर। ठीक है, और बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो इनके नाम पे वोट देती हैं। ठीक, खैर, तो बी आर अंबेडकर का एक थॉट था कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर कुछ पैसे का कंसंट्रेशन गांव के लेवल पे भी होने लगेगा और गलत तरीके से होने लगेगा। ठीक है, ऊपर की अथॉरिटी के पास ही ये पावर हो कि वो गांव को डेवलप करे। लेकिन अगेन ये एक सही चीज है ना, एक तरीके से देखो तो पंचायत एक सही चीज है। बी आर अम्बेडकर गलत नहीं थे, वो बस एक थॉट दे रहे थे, वो इसके विरुद्ध नहीं थे। इसको समझना, इस बात के अगेंस्ट नहीं थे बी आर अम्बेडकर, वो एक ऐसा आइडिया प्रपोज कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो लोग बोला कि ऐसा तो किसी भी स्तर पे हो सकता है, और आज तो गजब ना हो रहा है। ठीक है, 8,000 करोड़ रुपए का बजट निकाला जाता है रोड बनाने के लिए, 80 करोड़ का भी पता नहीं चलता है कि वो रोड कितने रुपए की बनी है। ऐसा लगता है कि अगर अपने खेत में से मट्टी निकाल करके हम रोड बनाए होते तो उससे ज्यादा पक्का रोड बना दिए होते। ठीक है, अभी देखो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए शायद 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट पास किया गया है। ठीक है, आई एम नॉट दैट श्योर, लेकिन लगभग 8 लाख करोड़ रुपए या 8,000 करोड़ रुपए के आसपास बजट जो है वो पास किया गया है रेलवे के डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल। ठीक है, तो अगर तुम रेलवे ज्वाइन करने वाले हो तो तुमको खुशी होना चाहिए।
खुशी ये होना चाहिए कि अब उस 8 लाख या 8,000 जो भी पैसा उसमें से कितने का डेवलपमेंट हो गया तो हमको नहीं पता। उसमें अलग अलग उस पूरे पैसे को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया कि ये रेल के डिब्बों के डेवलपमेंट के लिए है, ये रेलवे ट्रैक के डेवलपमेंट के लिए है, ये रेलवे ऑफिसेस के डेवलपमेंट के लिए है, ये रेलवे में जो कम्युनिकेशन लोग करते हैं एक दूसरे से वॉकी टॉकी एंड ऑल, इस सब उस पर डेवलपमेंट के लिए है, ये रेल के इंजन डेवलपमेंट के लिए है, ये रेल के सैलरी, मतलब इस तरीके से अपना अलग 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 स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए है बांटा गया है। अब किसमें कितना पैसा अश्वनी वैष्णव जी लगवाते हैं, है ना, तो वो तो रेल मंत्री है ना अश्विनी वैष्णव, तो वो तो पैसा वहां से पैसा जब लोकल स्तर पे आएगा तो कितना पैसा आएगा और कितना फंस जाएगा, पैसा फंस जाता है ना, जैसे पहाड़ पे जब पानी गिरता है ना तो पानी की जगह फंस जाता है, तो वैसे ही पता नहीं क्यों हमारा पहाड़ में छेद 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 छेदता है, भारतीय पहाड़ में पैसा फंस जाता है। तो जितना भी लोकल लेवल पे आ पाएगा पैसा, देखो डेवलपमेंट, लेकिन होगा डेवलपमेंट होगा। जैसे कि अभी देखो वंदे भारत जानते हो ना, वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेन है, टाइम पे चलती है, टाइम पे पहुंचती है, ठीक। वंदे भारत का नेटवर्क अभी इंडिया में बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब डेवलप हो रहा है वंदे भारत। तो अभी पहले स्लीपर ट्रेन वंदे भारत चलाएगी ना, स्लीपर वंदे भारत, स्लीपर का मतलब प्रॉपर सोने की व्यवस्था है। वंदे भारत में पहले सिर्फ बैठने की व्यवस्था होती थी, है ना, लेकिन अभी पहले स्लीपर से चलाई गई ना, गुवाहाटी से हावड़ा, समझते हैं आप, हावड़ा वेस्ट बंगाल, हावड़ा, हावड़ा ब्रिज कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हावड़ा मतलब कलकत्ता के आसपास का एरिया आप समझा करिए, गुवाहाटी कहां पर है, असम में है, तो वहां से असम से लेकर के मतलब गुवाहाटी से लेकर के हावड़ा पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई गई है, पेपर में आएगा, याद रखना, समझ गए। वंदे भारत पहले नहीं चलाई गई है, वंदे भारत स्लीपर चलाई गई है, समझ गए। और वंदे भारत की स्पीड बहुत तेज होती है, जैसे कि तुम यहां से कानपुर जाओगे बागी तो हो सकता है कि 8 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, 9 घंटे लग जाए, लेकिन वंदे भारत 3.5 घंटे पहुंचाती है। दिल्ली आप 7 से 8 घंटे पहुंच जाते हैं लगभग, ठीक है, वंदे भारत से। तो वंदे भारत की स्पीड बहुत तेज है, और वंदे भारत का समय भी एकदम, मतलब जितनी भी ट्रेनें हैं सबको बाईपास करा के वंदे भारत को बाईपास निकाल देते हैं आगे, क्योंकि वंदे भारत का पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए तुमको, नॉर्मल ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए, नहीं, पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, जॉब में जाओ, और रेलवे में चले जाते हो तो फिर हाँ, तो फिर वो तो अच्छा। अब ये है कि वंदे भारत अगर जैसे नॉर्मल ट्रेन का तुम 3rd AC या 2nd AC लेते हो तो वंदे भारत के लगभग ही कॉस्ट पहुंच जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वंदे भारत समय पर चलती है और थोड़ा तेज चलती है। अब थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका क्या है कि वंदे भारत का नेटवर्क अभी पूरे इंडिया के हर स्टेशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन बहुत सारी नहीं है इंडिया में अभी ना, धीरे 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 बन रही है ना, हमेशा हर जगह पे नए नए वंदे भारत का इनॉग्रेशन होते चला जा रहा है धीरे 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 ना। तो ये डेवलपमेंट है, थोड़ा सा स्लो डेवलपमेंट है, लेकिन कम से कम है तो ठीक है। जिस दिन तुम वंदे भारत में ट्रैवल करते हो उस दिन तुमको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बढ़िया है, आज बढ़िया ट्रेन पकड़ा गई है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कानपुर सेंटर पड़े पेपर का, दिल्ली, इलाहाबाद ना, अगर इस रूट पे पड़े तो वंदे भारत आपको मिल जाएगी। हाँ, सारे होता है ना, वंदे भारत में भी गार्ड होता है, वंदे भारत में भी लोको पायलट होता है, वंदे भारत में भी ALP असिस्टेंट लोको पायलट होता है, TT होता है, सेम पेपर। बस ये है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अब मान लो अभी तुम गुड्स गार्ड बन जाओ, ट्रेन मैनेजर बन जाओ, और तुम वंदे भारत एक नया लॉन्च हो जाए, तो अभी तुमको वो गुड्स गार्ड जो मालगाड़ी होती है तुमको वही लेके चलने नहीं आता है, वही भी चोरी हो जा रही तुम्हारे, तो तुमको वंदे भारत में क्यों भेजेगा? एक्सपीरियंस था ना, 3 साल 4 साल के बाद पैसेंजर ट्रेन में आप गार्ड बनने के लायक एलिजिबल हो जाते हैं। फिर उसके कुछ साल बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर आपको अलग 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 पैसेंजर ट्रेन, मेल ट्रेन, वंदे भारत वगैरह आपको मिलता है, ऐसा होता है, ठीक है। जो सीनियर TT होते हैं उनको राजधानी एक्सप्रेस वगैरह मिल जाता है। राजधानी का भी सेम केस है, राजधानी में क्लास सारे होते हैं AC के, 3rd, 2nd और 1st, कुछ कुछ में सिर्फ 2nd, 1st होता है। राजधानी ट्रेन में टाइम पे चलती है, मतलब राजधानी वंदे भारत लगभग एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन वंदे भारत एक नया मॉडल है जिसकी स्पीड तेज होती है। वंदे भारत की स्पीड क्या होती है, तेज होती है, लेकिन राजधानी की स्पीड नॉर्मल होती है, लेकिन राजधानी भी लेट नहीं होती है, राजधानी एक्सप्रेस होती है लेट नहीं होती है। और राजधानी का मतलब क्या है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर है, और बिहारी कहां है, पटना। तो क्या राजधानी सिर्फ लखनऊ से पटना चलेगी, मतलब पटना से खुले लखनऊ पहुंचेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करते हैं राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी पुराना कॉन्सेप्ट है, राजधानी एक्सप्रेस चलता है ना, मुगलसराय स्टेशन पे, बनारस स्टेशन पे आपको राजधानी एक्सप्रेस मिल जाएगा, प्रमोट किया जाता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को लेकर चलना ज्यादा जिम्मेदारी काम होता है ना। गुड्स गार्ड में मान लो थोड़ा चोरी हो गया तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन अगर पैसेंजर ट्रेन, जैसे भी केस नहीं आता अभी आगरा वाला, नहीं बता रहे थे उस दिन कि स्टेशन मास्टर को सब पकड़ के पीट दिया RPF वाले, कहां पे, बनारस में। पागल हो गया जी, बनारस में कब ऐसा हो गया? अरे तब तो हम भी गए थे पागल बनारस में। नहीं, आगरा कैंट, आगरा में भी कैंट है ना, कैंट मतलब क्या, छावनी का एरिया ना, हाँ, जहाँ पे फोर्स वाले रहते हैं छावनी का एरिया, हाँ,
तो उसको कैंट स्टेशन नाम देते, तो आगरा कैंट पैसा हुआ था। ठीक है, तो आगरा कैंट पैसा क्यों हुआ था? हाँ, वो लड़की ट्रेन बोर्ड करना चाह रही थी, लेकिन ट्रेन खुल चुकी थी, तो फिर वो जो स्टेशन मास्टर था वो ट्रेन रुकवा दिया था। ठीक है, तो जिम्मेदारी का काम है ना स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड। अब सोचो वहां पे डिसीजन 3 लोग को लेना था, स्टेशन मास्टर और गार्ड और ड्राइवर। तो उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा था, वो ट्रेन रोक दिए, लेकिन फिर उसका भुगतान करना पड़ा गलत तरीके से, है ना। तो ये बात है कि अब तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर तुम्हारे ऊपर अलग चार्जेस लगा दिए जाएंगे, ये मुद्दा उठ जाएगी, एक्सपीरियंस इसके पास नहीं है इसलिए गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे डिसीजन का सम्मान किया जाता है, ये फर्क हो जाता है ना। घर का बच्चा अगर कोई सही काम करे फिर भी वो बच्चा ही रहता है ना। कोई बड़ा अगर थोड़ा सा सही काम करे तो ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। ये गांधी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बी.आर. अम्बेडकर इसमें एक और विचार पेश किए थे कि यार हो सकता है कि गांव-गांव के लेवल पे वहां पे भी करप्शन बढ़ जाए, लेकिन कहा गया कि नहीं, करप्शन बढ़ेगा लेकिन अगर कहीं एक जगह भी डेवलपमेंट हो पाता है तो फिर ये अच्छी चीज है, क्योंकि करप्शन तो पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। ऐसे होने की बात मतलब करप्शन से डर करके आप डेवलपमेंट के लिए पैसा ही ना इशू करवाएं तो गलत बात है ना। अब मतलब कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, और उसके लिए बिल ही पास ना हो, गवर्नमेंट कहे नहीं नीचे पास जाएगा तो करप्शन हो जाएगा, तो आप बिल नहीं पास कर रहे हैं वो भी तो करप्शन ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये आर्टिकल 40 किया गया। अच्छा, इसके बाद पंचायत के बारे में बात कर लेते हैं कि पंचायत थोड़ा सा इसी में कौन से अमेंडमेंट से आया पंचायत? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया। ठीक है, और ये पंचायत की बात करें ना, पंचायत। ठीक है, शेड्यूल किस शेड्यूल में ऐड किया गया? 9th? अरे बेटा 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया। ठीक है, और 12th में कौन है? म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। इसमें पंचायत के जो संविधान में आर्टिकल, अब देखो थोड़ा समझो, आर्टिकल 40 में और पंचायत के जो कोर आर्टिकल है उनमें डिफरेंस किस बात का है? पहले बताओ आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ, कौन बोला है जेड? अरे वहां ओपी हो जाएगा तुरंत। देखो इन दोनों में अंतर क्या है? ये आर्टिकल स्टेट को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपको लगे, अगर आपको ठीक लगता है कि गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत है और उससे डेवलपमेंट हो सकता है विलेज का, तो स्टेट सेल कॉन्स्टिट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, माने पंचायत इन विलेज। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि हाँ अब वो समय आ चुका है जब गांव गांव तक हम लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहिए, तो स्टेट क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा। क्या ऑर्गेनाइज करेगा? पंचायत। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आपसे हम बताया पहले बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स वो चीजें हैं जो लोगों को एकदम उसी समय जरूरी थी जिस समय संविधान लागू हुआ था। लेकिन डीपीएसपी भी आपके अधिकार ही है टेक्निकली, वो समय के साथ में आपके फंडामेंटल राइट बनते चले जाएंगे। जैसे आर्टिकल 21A डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में बच्चों के, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट हो गया 21A। ठीक है, तो अगेन ये वाली जो चीज है ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। अरे ये तो एक इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है ना, तुम्हारे ये एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अगर ये किसी इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा होता, अगर पंचायत एक आदमी का अधिकार होता कि हाँ हम पंचायत हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एजुकेशन का राइट है, सांस लेने का अधिकार है, इंटरनेट का अधिकार है, इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार है, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर इन फ्यूचर ये वाली चीज फंडामेंटल राइट में ऐड होती। समझ पा रहे हो? ये ऑर्गेनाइजेशन करना है कि इंस्टीट्यूशन का, कौन सा इंस्टीट्यूशन का? पंचायत का। ये किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है, इसलिए इसको और ज्यादा पक्का किया गया और इसको डाला गया यहां पर। समझे? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये कहता है कि जरूरत पड़ने पे ऐसा किया जाएगा, और ये कहता है कि किस किस प्रकार से इसके अलग 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 एट्रीब्यूट्स, इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, पंचायत में क्या क्या होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आर्टिकल 243 पंचायत का डेफिनेशन बता देगा, फिर आर्टिकल 243A कहेगा ये एक असेंबली है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 243 कि किस तरीके से पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगा, आर्टिकल 243C पंचायत का कंपोजिशन क्या है, पंचायत में कौन कौन लोग हैं, आर्टिकल 243D पंचायत में रिजर्वेशन की बात करेगा,
समझ रहे हो? आर्टिकल 243E, पंचायत कितने साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होगा? एक पंचायत 5 साल के लिए होगा ना, कि कितने ईयर के लिए कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरीके से ओ तक अलग अलग क्लॉज जोड़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो क्लॉज आएंगे आगे पंचायत वाले, ये सब पंचायत के प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि पंचायत में ये होना चाहिए, पंचायत किस तरीके से गठन होगा, पंचायत के अंदर कौन कौन होगा, पंचायत कितने साल के लिए होगा, पंचायत में रिजर्वेशन किसके लिए होगा। ये आर्टिकल 243 के अंदर वाले सारे क्लॉज बताएंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पंचायत होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है स्टेट को कि पंचायत होनी चाहिए, तो फिर आर्टिकल 40 इस बात के लिए अलाउ करता है कि स्टेट शैल वर्क ऑन दिस। समझ गए? ठीक है, ये पंचायत है, नोट करो आर्टिकल 40 लिखो, आर्टिकल 41। चलिए देखो आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 बोलता है कि अगर मान लो कोई स्टेट है, तो वो स्टेट अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से, उस स्टेट के पास जो भी आर्थिक व्यवस्था है, जैसे कुछ राज्य हो सकता है कि कुछ राज्य, मतलब लाइक इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ स्टेट, तो अगर मान लो भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, किस लिए? कि वो अपने भारत के लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन, कार्य प्रोवाइड कर सके, वर्क, ठीक, और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक, सामाजिक सहायता प्रोवाइड कर सके। तो राज्य ऐसा करेगा अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से। तो पहले तो इसका नाम देखो, राइट टू वर्क। अब ध्यान रखना, यहां राइट लिखा हुआ है, इसको तुम फंडामेंटल राइट मत समझ लेना, ठीक। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, एंड पब्लिक असिस्टेंस, ठीक। स्टेट शैल प्रोवाइड वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस एज पर इट्स इकोनॉमिक कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। समझ गए? राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था या फिर राज्य अपने आर्थिक परिस्थिति स्थिति के आधार पर लोगों को कार्य वर्क प्रोवाइड करेगा, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और लोगों को पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर तुम इसको याद करना चाहते हो प्राइमरी तौर पर, तो तुम इसको राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस का ध्यान रखो, क्योंकि एजुकेशन के कई सारे आर्टिकल तुमको इसमें दिख जाएंगे डीपीएससी में, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, पब्लिक असिस्टेंस और राइट टू वर्क। अब इसमें क्या है, तुमको इसके एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है अगेन, अगर कार्य प्रोवाइड कर रहा है राज्य, राज्य अगर आपको कार्य दे रहा है, काम करने के लिए दे रहा है, नौकरी फॉर एग्जाम्पल, तो राज्य तभी दे पाएगा जब राज्य के पास तुमको देने के लिए सैलरी होगी। समझ रहे हो? ठीक है। पब्लिक असिस्टेंस मतलब कि आपको सार्वजनिक सहायता, एक तरीके से अगर राज्य आपको किसी प्रकार की सार्वजनिक सहायता प्रोवाइड करना चाहता है, सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए हो, अगर राज्य कहता है कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग ये वाला फॉर्म भर दें, हम उन लोगों को सहायता प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य तुमको वो सहायता प्रोवाइड करने में सक्षम है। समझ रहे हो? पहले इसका नाम लिखो। हाँ, ये नाम बारिश हो रही है। हो गया?
लिखो लिखो। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। चलो देखो, हाँ घर जाना है, हमको पनियम घर जाना है। स्टेट शैल प्रोवाइड क्या क्या? वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस सब्जेक्टेड टू मतलब किस बात का ध्यान रखते हुए? कब राज्य प्रोवाइड करेगा? सब्जेक्ट टू इट्स इकोनॉमिक, है ना, इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर मान लो राज्य डेवलप ही नहीं, क्योंकि आपको सहायता प्रोवाइड करने के साथ राज्य को भी डेवलप करना है। देखो, राज्य को डेवलप करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हर आदमी खाना खा रहा है और हर आदमी के पास पहनने के लिए कपड़ा है और हर आदमी का रहने के लिए घर है। आपको बाकी चीजों का भी सुविधा सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टेट आपको बाकी संसाधन भी तो प्रोवाइड करेगा, जैसे कि यहां से वहां ट्रेवल करने के लिए ढंग का रोड होना चाहिए। समझो मेरी बात को? जल्दी ट्रेवल कर सको इसके लिए रेलवे होना चाहिए। रेलवे बोर्ड करने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म स्टेशन होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर कहीं रोड के बीच से रेलवे लाइन गई हुई है तो फिर वहां पर सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड होना चाहिए। अगर तुम्हारे स्टेट मतलब कई सारी जिम्मेदारियां स्टेट की, तुम सोचोगे तुम्हारे दिमाग से खुद ही निकल गया, हाँ ये भी तो बात है। तुम्हारे राज्य में स्कूल है लेकिन ढंग का नहीं है, टीचर्स एजुकेटेड नहीं है, कॉलेज है लेकिन कॉलेज में सुरक्षा ही नहीं है, कॉलेज है लेकिन बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, कॉलेज है लेकिन बोर्ड ही नहीं है, कॉलेज है बोर्ड है चौक नहीं है, कॉलेज है बोर्ड है चौक है बैठने के लिए ब्रेंच भी नहीं है, और सर नीचे बैठ नहीं सकते, पानी पड़ता है पूरा मिट्टी गिला हो जाता है। हम समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य को सिर्फ आपके रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपके डेली लाइवलीहुड को आसान बनाती हैं। समझ रहे हो? तुम्हारे पास घर तो है लेकिन बारिश में घर पूरा टपकने लगता है, तो राज्य है ना, पीएम आवास योजना, समझ रहे हो? ये क्या है? ये पब्लिक असिस्टेंस ही तो है। पीएम आवास योजना पब्लिक असिस्टेंस ही तो है। अब सरकार तुमको फ्री में जिंदगी भर तो खाना देगी नहीं, सरकार अपने लिमिटेशन के हिसाब से देगी। तो फिर दूसरा तरीका क्या कि आप वर्क करिए, पैसा अर्न करिए और फिर आप अपने हिसाब से खाइए। आप सिर्फ एडिक्वेट मत खाइए, मोर देन इनफ खाइए। आप क्यों 2 रोटी खा के जीवन चला रहे हैं? आप 15 रोटी खाइए। समझ रहे हो? तो उसके लिए फिर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि सरकार आपको वर्क प्रोवाइड करे। नरेगा मनरेगा सुने? वो क्या है? यही तो है। समझ रहे हो? उसका नाम ही बदल दिया गया, विजी राम जी। समझ रहे हो मेरे बात को? विकसित भारत गारंटीड। समझ रहे हो? विकसित भारत। अभी कुछ साल पहले हमारा भारत विकासशील भारत हुआ करता था, डेवलपिंग इंडिया। पता नहीं कहां से हम लोग डेवलप्ड इंडिया हो चुके हैं। अब कुछ मिला इसको देख के कहेंगे कि अच्छा, देश के खिलाफ भी बोलता है यार, है ना? जो लोग इसमें देख रहे हैं, परसों 20 जुलाई था 2026, यूट्यूब खोल लो 20 जुलाई 2026 का, समझ में आ जाएगा कितने डेवलप हम लोग ना। सही बात है ना? ठीक है, क्या डेवलपमेंट है यार। तब अब ये तो सीधी सी बात, फंडामेंटल राइट, अरे सॉरी, पूरे संविधान में अगर एक युवा को पता होना चाहिए कुछ, तो क्या पता होना चाहिए? पार्ट 3। हम वीडियो में कल बोले कि आर्टिकल 19 की भरपूर इज्जत उतारी गई है, आर्टिकल 21 की इज्जत उतारी गई। क्यों बोले? 19 वाला तुमको समझ में आ रहा होगा, बोलने नहीं दिया गया, बोलने पर मार दिया गया, पुलिस उठा के ले गई, क्यों डिटेन कर रहे हो? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो पहली बात है वो स्पीच वाली बात है, तो बोलने नहीं दिया गया, उठा के लेकर कैसे बोलेंगे?
जो बी है वो असेंबली, असेंबली तो बन रही थी वहां जो आपने ही बनाने दी है ना। वही कौन सा वायलेंस हो रहा था? सब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, पुलिस मार के गई कल रात को, परसों रात को ना, पुलिस मार के गई परसों रात को। और आज क्या था, वो सब क्या दे रहे थे? फूल बांट रहे थे पुलिस वालों को। यूट्यूब पर देखोगे तुम लोग ना कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर वो लोग फूल बांट रहे हैं कि लीजिए लीजिए मेरे तो फूल लीजिए। दिस मच पीस वहां प्रेजेंट है। और मार भी कौन रहा है? जिसके पास नेम प्लेट ही नहीं है, टैग ही नहीं है, वो मार रहा है। गुंडा बन के एकदम हीरो बन के एक मिलाया है, सफेद रंग का पहन के बैठा हुआ है, डंडा लेकर के, वो मार रहा है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, कोई कितना सहेगा? नॉट एवरीबडी इज गांधी जी। ठीक है, क्योंकि हम वीडियो ये शुरू किए थे उस समय तो अंग्रेज थे कम से कम, तो उनसे लड़ना मजा भी देता था, है ना। हम तो नहीं थे, तुम भी नहीं थे, मतलब उनसे जो लोग लड़े होंगे देयर वाज ए रीजन, सॉलिड रीजन, क्या उनको लड़के हटाना यहां से। लेकिन अभी तो अपने ही लोग सरकारें बैठे हुए हैं, अपने मतलब भारत देश के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग इसमें कहेंगे कि सोनिया गांधी वाड्रा यहाँ के थोड़े समझ रहे हो। हम कांग्रेस का इतिहास पढ़ाएंगे उनको, तो हम तुम लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस को कई सारे लोग विदेशी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। विदेशी कौन है? इसके पास भारत की नागरिकता ना हो। अगर आपके पास भारत की नागरिकता, असल में गंवार होते हैं साहब, समझ रहे हो, वो लोग गंवार होते हैं। जो लोग उन लोगों को भी विदेशी कह देते हैं जो जिनके पास भारत की नागरिकता है, क्योंकि वो संविधान पढ़े ही नहीं है। उनसे पूछ लो पार्ट 2 में क्या उनको यही नहीं पता, तो सिटीजनशिप के आर्टिकल कहां जानेंगे? और जब वो पार्ट 2 ही नहीं जानते, सिटीजनशिप के आर्टिकल कहां जानेंगे, तो फिर वो ये कहां जानेंगे कि भारत का नागरिक बनने के लिए कंडीशन क्या है? ये वही गंवार हैं जो ये बात कह देते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड है वो भारतीय है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि भारत का आधार कार्ड किसी को दिया जा सकता है, उसका कंडीशन। अरे जरूरी नहीं है ना कि आप भारत के नागरिक हो तभी आधार कार्ड मिले, उसका भी कंडीशन है, आपको फुलफिल करिए आपको आधार कार्ड मिल जाएगा। समाज में अराजकता ही नहीं, अज्ञान ज्यादा फैला हुआ है। समझ मेरी बात को? अज्ञान अराजकता का आधार है। एनआरकी समझते हैं आप? सब अपने मन से कुछ भी कर रहा है, सरकार कुछ और बोल रही है, लोग कुछ और बोल रहे हैं। यहां बैठे हुए लोग इसी में देख रहे हैं कि वीडियो कैसा आएगा अगर बनाएंगे तो। ठीक है, तो यहां पे समझो इंपॉर्टेंट क्या है। स्टेट शैल प्रोवाइड वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस सब्जेक्टेड टू, मतलब इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसी है। सरकार के पास पैसा रहेगा तभी तो प्रोवाइड कर सकते। सरकार बोल देगा कि हम दिवालिया हो गए, दीपावली बनाओ, हमारा पैसा ही नहीं है, तो फिर मनरेगा कहां देगा तुमको? सॉरी, वीजी राम जी कहां देगा तुमको? नहीं बोल सकते मनरेगा ना, क्या पता हमारा केस हो जाता कि अच्छा कांग्रेस पार्टी का नाम दे रहे हो तुम। अरे तुमको पता है ना मनरेगा गांधी जी का नाम रखा गया था, ममता बनर्जी बात का विरोध कर दी, बोले वीजी राम जी को रखेंगे हम नाम है। हाँ वीजी राम जी क्यों रखेंगे हम? वो बोले नहीं गांधी जी के नाम पे वो अपना एक अलग नाम रखिए, क्या तो नाम रखिए उसका, गांधी का नाम समझिए ना, हाँ से कुछ कर दिए। ठीक है, तो सोचो नाम बदलेंगे लेकिन अपने हिसाब से रखेंगे। दिस इज फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पावर इस राज्य के पास भी है, पावर केंद्र के पास भी है। ठीक है, अब भागते भागते घूम रही है। तो एग्जाम्पल समझिए इसका। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसको किसको दे सकता है? तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है ना, स्टेट शैल प्रोवाइड, किसको प्रोवाइड करेगा? टू अनएम्प्लॉयड। जो लोग अनएम्प्लॉयड है इसको क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेट वर्क प्रोवाइड करेगा। समझ गए? जो लोग पुअर हैं उनको ये भी चाहिए, और जो गरीब उनको सब चाहिए। ठीक, गरीब उन्हीं को बोलते हैं, कुछ नहीं। जैसे हम अनएम्प्लॉयड, पुअर, और उसके बाद ओल्ड एज। तुम लोग सुने होंगे वृद्धा पेंशन योजना। जो लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उसका एक लिमिट हमको याद नहीं है कि कितना उम्र का लिमिट है, किसी घर में मिलता है पता होगा, 80 साल है कि 70 साल है, आई हैव नो आइडिया। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनको पेंशन का फॉर्म भराना होता है। ठीक है, तो सरकार उनको पैसे देती है ना, हर 6 महीने पे, 1 साल पे कुछ पैसा मिलता है, 3 महीने मिलता है। अच्छा,
ओल्ड एज हो गया। उसके बाद डिसेबलमेंट। जो लोग डिसेबल्ड हैं, जानते हो एक बार सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मतलब भारत में भी कई जगह ऐसा होता है कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो व्हील चेयर होता है ना, व्हील चेयर, व्हील चेयर तो हॉस्पिटल में होता है ना, जिसपे दिव्यांगों, जो दिव्यांग वाली गाड़ी होती है, हाँ, जो लोग चलाते हैं हाथ से ना, हाँ, तो सरकार उसको फ्री में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तुम लोग सुनो, हाँ, सरकार कई सारे लोगों को फ्री में प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार थी, तो लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा था, है ना, जो लड़कियां 12 पास कर रही थी उनको साइकिल दिया जा रहा था, तो उसको इससे मत जोड़ लेना, ठीक है। वो एक लाइक अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, लड़कियों को, लड़कियों की एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। जैसे कि अभी भी ऐसा है कि कॉलेज में जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऐसा कुछ है, तो उनको शायद वो देते हैं, टैबलेट देते हैं, हाँ वेरी गुड, टैबलेट देते हैं। तो ये क्या है, ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, मतलब पढ़ाई में अप्रिशिएट करने का तरीका है। इससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा घर में बैठा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 12 पास कर रहे हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, तो सोचें कि यार मेरे पास अगर टैबलेट होता, मोबाइल होता, कंप्यूटर होता, तो हम ये काम करते, वो काम करते, तो फिर उस बच्चे के मन में ख्याल आ सकता है कि चलो ये पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, क्या पता ग्रेजुएशन करने के बाद सबको मिल रहा है, हमको मिल जाए, और सच उसको मिल जाएगा अगर सरकार की नीतियां सही तरीके से लागू की जा रही हो। तो अगर उसको टैबलेट मिल जाता है, फिर उससे वो अपना बिजनेस, मतलब अगेन अब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या अच्छा कर सकता है ना, इंटरनेट पे जानकारी प्राप्त कर सकता है, पढ़ करके पढ़ा सकता है मेरी तरह, समझ रहे हो। हाँ, तो ये हो गया डिसेबलमेंट के लिए, ठीक। और तो उस बात को इससे मत जोड़ना, जो टैबलेट मिल रहा है उसको इससे मत जोड़ना, वो शिक्षा में बढ़ावा देने का एक तरीका है, समझ गए, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इन लोगों को मिलेगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि क्या क्या किसको किसको मिल रहा है, ठीक है। जैसे मनरेगा लिख देते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब कोई केस ना कर दे इसलिए इसको हम, ठीक है, ये भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद गरीबों को पीएम आवास योजना, ठीक, तो लिख दीजिए पीएम आवास योजना। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस क्लास में, जानते हो क्यों? तुम लोग बोल नहीं रहे, ठीक है। ओल्ड एज, है ना, वृद्धा पेंशन स्कीम, ठीक है, वृद्धा पेंशन, देखो बोल लेना, हंसी भी डायरेक्ट। डिसेबलमेंट वो एग्जांपल है ना, वो जो गाड़ी मिलती है, बस एक एग्जांपल है वो, ठीक है। और भी प्रकार का छूट वगैरह दिया तो सरकार दे सकती है। सरकार उन लोगों के लिए एक अलग से लाइक हो सकता है कि कुछ राशि, कुछ पैसा वो लोगों को हर साल देने का, या फिर किताबें बांट दे सरकार, मतलब ये सब तरीके हैं जैसे उन लोगों को हेल्प किया जा सकता है। राहुल गांधी, हाँ, राशन कार्ड वगैरह पे, हाँ, गरीबों के लिए एकदम आ जाएगा ना, गरीबों के लिए प्रोवाइड करे सरकार ना। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे आता है ना, बीपीएल कार्ड जिनका बना हुआ है, तो उनको राशन मिलता है, उसका पैसा बहुत कम होता है। और जब मोदी गवर्नमेंट आई तो बोले कि 3 किलो 5 किलो फ्री मिलेगा, ठीक है। तो वो इलेक्शन के टाइम पर ऐसा हुआ था, ठीक है। अब हाँ, ओहो, तुम लोग, फिर तुम लोग नॉट दैट साइड नाइदर दिस साइड, बीच में रह के बात करो, फंस जाओगे। ये मत बोलो कि इलेक्शन के टाइम मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। सरकार प्रावधान कर रही है, प्रयास कर रही है अपनी तरफ से, वो तो बीच के लोग हैं जो दिक्कत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो क्यों विदेश जा रहे हैं? ताकि एक दिन वो जाएंगे तो उनका वीडियो देखोगे, विदेश देखोगे, तो तुम्हारे मन में इच्छा जगेगी, मोटिवेट होंगे आप समझ बात को। तो राहुल गांधी को भी क्या करना चाहिए? विदेश यात्रा। फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो लेस का पैसा क्यों कम होगा? अच्छा, तुम अगर जाओगी तो बेटा, हम लोग विदेश तभी जाएंगे जब हमारे देश की इनकम, मतलब हमारी इनकम उतनी हो जाए उस लेवल की ना, हम विदेश में जाके बेटा विदेश में पैसा कमाएंगे ना, तो हम वो पैसा भारत में भेजेंगे, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। घूम घूमने कौन जाता है यार? घूमना एक नुकसानदायक चीज है बेटा। वो बहुत सारे लोग हम लोगों में नहीं आते ना, वो लोग रिच पीपल, जब वो चलते हैं ना तो ऐसे 100 करोड़ गिर जाता है, ऐसे करेंगे फिर 200 करोड़ गिर जाएगा, है ना, जो कि चलता ही नहीं अब। ठीक है, आपको पता चला मार्केट में 2000 करोड़ कैसे आया और कैसे गया?
हमको ये पता नहीं चला कि कैसे गया। मतलब डेट तो समझ में आया कि हाँ 2000 करोड़ बंद होने वाला है, लेकिन कैसे गया पता ही नहीं चला। किसी का रखा नहीं ना 2000 करोड़, ऐसे भाषा गया क्या, बंद हो गया 2000 करोड़, सर मेरा 2000 बर्बाद हो गया। ठीक है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद आया था 19 में हो ना, 19 में शायद, अगर हम गलत नहीं हो तो। ज्यादा पहले बता दी बेटा। हाँ 16 ज्यादा पहले बता दी बेटा। 16 में तो बेटा हमको लग रहा है कि ग्रेजुएशन कर रहे थे। 16 में नहीं, उसके बाद हुआ। 16 के बाद हुआ है। अब कब हुआ? बैक टू बैक 3-4 डिसीजन लिया गया था। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर जम्मू कश्मीर 370 हटाया गया था, फिर कोरोना भी लॉकडाउन लग गया था, वो तो लगाना पड़ा था दिक्कत में। ठीक है, ऐसे और भी डिसीजन लिए गए थे जो हमको भी ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, ट्रिपल तलाक का वाला मुद्दा हटा था। ठीक है, ट्रिपल तलाक का केस बताइए। सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए, तो वृद्धा पेंशन स्कीम, ये समझ में आ रहा है क्या? ये कहा जा रहा है, ये सब एग्जाम्पल है कि सरकार ऐसी चीजों को कर रही है। ठीक है, और ये सारा का सारा आर्टिकल 41 के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये 41 के अंडर में नहीं कर रही है। इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करना, सोशलिज्म मेंटेन करना, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म करना, ये सब कुछ के हिसाब से ही सब कुछ है। ठीक समझ गए? इसमें नीचे एटसेट्रा लिख देते हैं कि और भी चीजें हैं जो मेरे ध्यान में। हाँ, विधवा पेंशन आप समझे? विधवा पेंशन है विडो पेंशन, विडो पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल इन्हीं में कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएंगे। समझ गए क्या? ठीक है, नोट करो। ये सब पब्लिक असिस्टेंस, आप समझ रहे हैं? पब्लिक असिस्टेंस है, ये भी पब्लिक असिस्टेंस है, ये भी पब्लिक असिस्टेंस है। समझ रहे हो? ठीक। पीएम आवास योजना मतलब सरकार तुमको काम नहीं देती है, पता है ना? और वृद्धा पेंशन ऐसा नहीं कि वृद्धाओं काम करो तो पेंशन देंगे, विधवा काम करो। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो इसलिए इसमें मत जोड़ देना। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है आओ तुमको पढ़ाएं कि आवास कैसे बनता है, आओ तुमको पढ़ाएं वृद्ध कैसे हुआ जाता है, ये वाला तो बोलेंगे नहीं। समझ रहे हो? चलो ठीक है, नोट करो। आर्टिकल 42 देखो, आर्टिकल 42 क्या बोलता है? हम लोग आर्टिकल एक बार रिवीजन करो। आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट, फिर उसका 36 क्या बोलता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 तीन प्रिंसिपल। तो तीनों प्रिंसिपल को तीन बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? पहली बात क्या है कि डीपीएसपी का कोई भी आर्टिकल जस्टिसिएबल नहीं है, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोलता है कि जब कंट्री को गवर्न किया जाएगा तो गवर्नेंस में डीपीएसपी का इस्तेमाल किया जाएगा, डीपीएसपी के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, गवर्न मतलब देश को चलाना, है ना? और तीसरा क्या? जब भी कोई नया लॉ बनाया जाएगा तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ठीक। फिर 38 की बात करते हैं। आर्टिकल 38 में कि लॉ एंड मेंटेन करेगा और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लाने का प्रयास करेगा स्टेट में। ठीक है, उसके बाद 39 पे आ जाते हैं। तो 39 बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और उसमें आप पढ़े 6 अलग अलग क्लॉजेस। क्लॉज ए क्या कहता है? हाँ, लोगों के लिए कम से कम जो पर्याप्त संसाधन है राज्य उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, एडिक्वेट लाइवलीहुड। ठीक। बी में क्या पढ़े आप? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिन रिसोर्सों की आवश्यकता पड़ सकती है पूरे राज्य को, उस रिसोर्स का एक जगह पे जमावड़ा नहीं होना चाहिए, वो हर जगह बराबर तरीके सरकार बांटने का प्रयास करेगी लोगों में। मतलब सबके लिए अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। इट इज नॉट कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होगा, लेकिन सब खरीद सके कम से कम। नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? जैसे मान लो, ये बिल्कुल ऐसे एकदम सिंपल सी बात है कि जैसे बनारस है, तो बनारस में मान लो कि टमाटर का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, टमाटर बहुत ज्यादा उग रहा है यहाँ पे सब्जी मंडी में खूब सारा टमाटर बिक रहा है। मान लो 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है यहाँ पर, इतना टमाटर का उत्पादन हो गया है। और वहीं इलाहाबाद है, इलाहाबाद में टमाटर एकदम है ही नहीं, सपोज करो, और इलाहाबाद में टमाटर 100 रुपए किलो पहुंच गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं, टमाटर एक मटेरियल है, बोल सकते हैं ना, तो उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से नहीं हो रहा है। अब इसी चीज को तुम उत्तर प्रदेश और लेट से केरला के हिसाब समझ लो। मान लो कि केरला में कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे कॉफी 1-2 रुपए की बिक रही है। अब केरला गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश तक कॉफी का ट्रांसफर कर ही नहीं रही है, ट्रेड कर ही नहीं रही है, तो उत्तर प्रदेश में कॉफी नहीं बिकेगी या तो बहुत महंगी बिकेगी, अगर कहीं से कोई इलीगल तरीके से बेच भी रहा है तो।
तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार ऐसा प्रयास करेगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बराबर तरीके से बांटे। दिस इज क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 39। क्लॉज सी कहता है नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शैल बी एंटरटेन्ड। वेल्थ मतलब वही संपत्ति वाला एग्जाम्पल सबसे सिंपल है इसका समझने के लिए, ठीक है, कि एक ही आदमी 5,000 करोड़ एकड़ की जमीन लेकर के अपने पास बैठा हुआ है और उसका उसका कोई यूज भी नहीं है, वो गवर्नमेंट को भी नहीं दे रहा है कि सरकार उसको रोड बना दे, वृद्धाश्रम खुलवा दे लोगों के लिए, या फिर कोई कॉलेज बना दे, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार कोई ना कोई तरीके से उसको समझाएगी, कोई नियम बनाएगी जिसकी वजह से वो जमीन ले सके लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। फिर डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, लेकिन वर्क सेम टाइप का होना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर वाली बात ध्यान रखना कि 5 घंटे डॉक्टर काम किया, 5 घंटे इंजीनियर काम किया, तो दोनों का इक्वल पे हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वर्क का टाइप सेम है, ठीक, तो उस केस में सरकार इक्वल वेजेस प्रोवाइड करेगी। फिर बात करते हैं ई की। ई जो था वो लेबर के लिए था, लेबर या वर्कर्स के लिए। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लेबर वर्कर, है ना, जिसमें दो मेन चीजें हैं। किस प्रकार प्रोटेक्शन? हेल्थ से रिलेटेड, ये दोनों, हेल्थ, स्ट्रेंथ, इन चीजों का सरकार ध्यान रखेगी, ठीक। अब इस वाली बात को ध्यान रखना, वर्कर से रिलेटेड है, यही वाला आने वाला है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 42, ठीक है। अच्छा फिर एफ वाला क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के है, ठीक है, कि बच्चों का जो जीवन है वो डिग्निफाइड ढंग से होना चाहिए, है ना, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सारी चीजें। और डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एजुकेशन, ठीक है, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन बातों का सरकार ध्यान रखेगी, ठीक। ये था आर्टिकल 39। फिर आर्टिकल 40 में आप पढ़े पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक। गांधी जी का एक आइडिया था, एक विचार था, उसको बोलते हैं कि ग्राम स्वराज। गांधी जी का एक विचार था ग्राम स्वराज, कि मतलब गांव गांव के लोगों पर खुद का अपना अधिकार हो, वो लोग खुद के हिसाब से एक गांव चला पाए, मतलब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हायर अथॉरिटी के हिसाब से ही चले, लेकिन कम से कम वो अपना विचार प्रस्तुत कर पाए, वो अपने लिए भी कुछ कर पाए। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा गांधी, जिसको वो कहते ग्राम स्वराज। तो ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वही आर्टिकल 40 का भी लगभग कॉन्सेप्ट, दोनों पैरेलल चलते हैं। फिर आर्टिकल 41 आप पढ़े। 41 में तुम क्या पढ़े? अरे हाँ, तो आर्टिकल 41 ये कहता है कि सरकार जो है वो अपने इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को, है ना, सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए राज्य को। तो पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन प्रोवाइड करे लोगों को, वर्क प्रोवाइड करे लोगों को, और पब्लिक असिस्टेंस, है ना, सार्वजनिक सहायता। असिस्टेंस समझते हो? सहायता, ठीक, असिस्ट करना, सहायता करना। तो जिसके एग्जाम्पल आपको कुछ लिखवाए, मनरेगा, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स के थे। अब आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 ये बोलता है कि जो वर्किंग कंडीशन है, जहां जो वर्क प्लेस है, वो वर्क प्लेस या फिर जो वर्क है, वो काम, वो ऐसा होना चाहिए जो साफ हो, मानवतापूर्ण हो, और वो एक इंसान के करने योग्य हो। वो जो वर्क प्लेस है, वो जो कार्य करने का जगह है और जो कार्य है, वो ऐसा होना चाहिए कि एक सिटीजन, एक पर्सन उसको कर सके। वो इनह्यूमन नहीं होना चाहिए, अमानवीय कार्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को? एक्सेप्शंस एक अलग चीज है, जैसे कि अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो जो फांसी पर चढ़ाता है वो जल्लाद कहा जाता है उसको, ठीक है। तो अब सब आदमी जल्लाद ही नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ देना कि सर ये क्या तरीका है, ये कौन सा मानवीय कार्य है किसी को फांसी पे चढ़ा देना। वो एक्सेप्शंस हैं, इसलिए डीपीएसपी में लिखा गया है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन आपको सरकार जो भी काम देगी, वो काम ऐसा होगा जो एक मानव को करने योग्य होगा, और जो वर्क प्लेस होगा आपका, वो जगह, कंडीशन, एनवायरमेंट, वो जगह भी ऐसी होगी जिसमें वहां पर मानव काम कर पाए बैठ करके। तुम्हारा जो ऑफिस है, ऐसा नहीं होगा तुम्हारा ऑफिस एक नाले के बाहर बना हुआ है। समझ मेरी बात? और अगर ऐसा हुआ भी इन सर्टेन कंडीशन, तो उसका भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि, क्योंकि अगर मजबूरी है गवर्नमेंट की कि वहीं से नाला बहना है और वहीं ऑफिस खोलनी है, तो उस केस में उसका ध्यान रखा जाएगा ढंग से कि वो दिक्कत ना करे आपको काम करने में। तो पहली बात तो ये है किस आर्टिकल में, 42 में, समझ गए कि वर्क प्लेस और वर्क जो होता है वो ह्यूमन, जस्ट एंड ह्यूमन होना चाहिए। जस्ट मतलब एकदम निश्चित सही तरीके से, समझ गए, जैसा रिक्वायर्ड है वैसा ही होना चाहिए। जस्ट एंड ह्यूमन, मानवीय होना चाहिए, ठीक। और दूसरा इसमें जोड़ा गया मैटरनिटी लीव।
समझ गए? ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 42 कहता है कि जस्ट एंड ह्यूमेन, ये ह्यूमन नहीं है, जस्ट एंड मानवीय, जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क प्लेस, वो कार्य भी ऐसा ही हो जो लोग कर पाए, और कार्य करने का जगह भी ऐसा ही हो जहां पर लोग कार्य कर पाए। ठीक है। एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है, मैटरनिटी राइट्स लिख दे रहे हैं हम, फिर तुमको समझाते हैं इसमें। तो जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क का मतलब तो ऐसा है कि वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक, और वो काम भी ऐसा होना चाहिए जो करने योग्य हो। ठीक है। मैटरनिटी राइट्स से रिलेटेड दो बातें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात यह है कि एक मैटरनिटी एक्ट आया था, मैटरनिटी एक्ट आया था पहली बार 1961 में। समझ गए? ठीक है। तो मैटरनिटी एक्ट जो आया था, मैटरनिटी एक्ट, ये पहली बार आया 1961 में। समझ गए? इसमें प्रावधान था कि जो भी महिलाएं गर्भवती होंगी उनको 12 सप्ताह तक की छुट्टी दी जाएगी, है ना, 12 वीक्स तक का हॉलिडे दिया जाएगा ऑफ। ये पेड हॉलिडे होता है। पेड हॉलिडे का मतलब होता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा उतने दिन का। समझ गए? मिलेगा, सॉरी, आपको पैसा मिलेगा। पेड हॉलिडे का मतलब होता है कि जितने दिन तक सरकार आपको छुट्टी दे रही है, जब आप एक होता है पीएल, एक होता है एनपीएल, ये पेड लीव होता है, ये नॉन पेड लीव होता है। पेड का मतलब ये है कि आपको छुट्टी में भी पेमेंट किया जाएगा, लेकिन एनपीएल नॉन पेड लीव का मतलब होता है कि आप जितने समय के लिए छुट्टी ले रहे हैं उतने समय का आपको पैसा नहीं देगी सरकार। समझ गए? तो ये मैटरनिटी एक्ट 1961 ने पहले 12 वीक्स का पेड लीव। समझ गए? लेकिन इसको फिर बाद में कई सारे केसेस गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में, तो बाद में इसको अमेंड किया गया और ये बहुत रीसेंट का अमेंडमेंट है, मैटरनिटी एक्ट अमेंडेड, इसको अमेंड किया गया, अमेंडेड, इसको अमेंड किया गया 2017 में। समझ गए? मैटरनिटी एक्ट को 2017 में अमेंड किया गया, और ये जो 12 सप्ताह की छुट्टी थी इसको बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया गया। समझ गए? 26 वीक्स, और अगेन पेड। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी को, अगर मान लो एक प्रेग्नेंट लेडी है ऑफिस में, तो उसको छुट्टी दी जाएगी। कितने सप्ताह तक की छुट्टी दी जाएगी? अगेन ये उस लेडी पे डिपेंड करता है कि वो कितने सप्ताह की छुट्टी मांगती है। समझ गए? अगर मान लो वो जो फीमेल है वो कहती है कि नहीं, हमको सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्यूरेशन टोटल प्रेगनेंसी का वाला जो हम लोग पढ़ते हैं 9 महीने तक का होता है अप्रोक्स, वो 8.5 महीने भी हो सकता है, 9 महीने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का भी हो सकता है। समझ गए? 8 महीने 10 दिन का भी, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी, एग्जैक्ट प्रेगनेंसी, डिलेड प्रेगनेंसी, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अगर मान लो वो लेडी डिमांड करती है 26 सप्ताह में, बताओ कितने दिन, कितने महीने में? अरे 2 हफ्ता, 6 महीने 2 हफ्ते। देखो 12 हफ्ता में दिन कैसे निकालोगे? 84 ऐसे ऐसे कर गधा गई, 84 डेज हो गया। समझ गए? तुमसे कितने में निकालना है? अब सुनो, 26 को तोड़ो 12, 12 और 2, 84 डेज यहां पर हुआ, 84 यहां पर हुआ, और यहां पर 14, ये हो गया 168, 178, 182, 182 दिन। तो 182 में 180 दिन तो हो गया 6 महीने, और ये 2 दिन क्या हो गया? 2 डेज। समझ गए? मतलब अप्रोक्सीमेट 6 महीने बोल सकते हैं क्या? ठीक। अब समझो, अप्रोक्सीमेट 6 महीने ये एक एडिक्वेट लीव है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए हो सकता है। अब उल्टा मत समझ लेना कि जिस दिन डॉक्टर बोला, जिस दिन प्रेगनेंसी कंफर्म हुई डॉक्टर के द्वारा, उसी दिन 6 छुट्टी ले ली और लास्ट के 3 महीने ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है? समझो, ये डिपेंड करता है उस लेडी के ऊपर। ये लगभग 3 महीने है, पहले लगभग कितना था?
अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स, और अब लगभग कितना है? वो डिपेंड करता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम 9 महीने तक बढ़ा सकते हो, मतलब कोई भी अगर है तो उसको 9 महीने तक बढ़ा सकता है। ये 6 महीने तो मैटरनिटी लीव मिल गया, इसके पहले तुम और भी जो कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, उसके पहले तुम अपना पेड लीव जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, नॉन पेड लीव जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने तक की सैलरी नहीं मिलेगी। हाफ पेड लीव भी होता है, कई जगह पे हाफ पेड लीव भी होता है। तो 3 महीने से हो गया लगभग 6 महीने, समझ रहे हो? तो मतलब कि अब समझो ये 6 महीने तुमको कैसे छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 3 महीने आप ऑफिस जाएंगे, फिर लास्ट के 6 महीने छुट्टी ले लीजिए, इसमें तो नुकसान हो जाएगा ना। बेबी बॉर्न होने के तुरंत बाद ऑफिस फीमेल नहीं जा सकती, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात? कि 4 महीने पहले 2 महीने बाद में, ठीक है। तो ये अभी प्रावधान कितने महीने का है? 6 महीने का। ये अमेंडमेंट कब किया गया? 17 में। 17 से पहले इस एक्ट के हिसाब से 3 महीने का प्रावधान था, लेकिन 17 के बाद से अब मैटरनिटी लीव कितना है? 6 महीने का। समझ गए? ठीक है। और ये एक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। मैटरनिटी लीव राइट्स भी होता है, ये आपको मिलेगा, आप डिमांड करेंगे आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ डीपीएस में ना, एक एक्ट बता रहा है आपको, ठीक। तो ये है आर्टिकल 42। अब इसका मतलब क्या है? जस्ट एंड ह्यूमन वर्क। इसका मतलब क्या है कि वर्क प्लेस साफ होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए वर्क जो किया जा सके एक मानव के द्वारा। समझ गए? तो इसको ऐसे ही नोट कर लो, कुछ हिंदी में कहो तो लिख देंगे, नोट कर लो इसको ऐसे। इस राइट को बल्कि बेनिफिट लिख तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि राइट साउंड्स लाइक फंडामेंटल राइट, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट्स, और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होता है, ठीक है। तो समझ जाना यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बेनिफिट, यहाँ पर भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक। और ये जस्ट एंड ह्यूमन वर्क, मतलब वर्किंग कंडीशन, आपका ह्यूमन वर्क, ये वर्किंग कंडीशन के बारे में डिफाइन कर रहा है। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन के बारे में, कि वर्किंग कंडीशन ऐसा होना चाहिए, मानवीय परिस्थिति होनी चाहिए, जहां पर आप काम कर रहे हैं और जो काम आप कर रहे हैं।